अगर मैं आपसे कहूं कि आज के टाइम पर कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं होती तो यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा। जरा सोचिए, एक फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है लेकिन उसके पहले ही उसने करोड़ रुपए की कमाई कर ली। रिलीज होने के बाद कोई फिल्म तो लाखों करोड़ों कमाती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है रिलीज से पहले ही कोई फिल्म कैसे करोड़ों का बिजनेस कर लेती है। कई बार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर के लिए घाटे का सौदा नहीं रहती। जब आप सुनते हैं कि शाहरुख खान की जवान ने दुनिया भर में 1000 करोड़ कमा लिया है या पठान ने 1100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? यही ना कि फिल्म बनाने वाले तो पैसों के समुद्र में तैर रहे होंगे। देखिए, किसी फिल्म की रिलीज होने से पहले होने वाली कमाई में कई फैक्टर शामिल होते हैं। इन्हीं के बेसिस पर फिल्मों की प्री बिजनेस की कमाई का कैलकुलेशन सामने आता है। इन्हीं के बेसिस पर कहा जाता है कि इस फिल्म ने रिलीज होने से पहले इतने का बिजनेस कर लिया है। आखिर थिएटर में रिलीज होने से पहले ही कोई फिल्म इतनी कमाई कैसे कर लेती है? क्या 1000 करोड़ की पूरी रेवेन्यू प्रोड्यूसर की जेब में जाते हैं? आखिर क्या है इसका मैथमेटिकल फार्मूला? तो आइए जानते हैं बॉलीवुड के इस फाइनेंशियल इल्यूजनरी के बारे में आज के इस वीडियो में। बॉलीवुड फिल्में कमाई कैसे करती हैं, इसको जानने से पहले हम बॉलीवुड के इतिहास को पहले समझते हैं। इंडियन सिनेमा की शुरुआत 1930 से मानी जाती है। भारत की पहली साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। साइलेंट से मतलब है कि इसमें ना तो कोई डायलॉग था और ना ही कोई आवाज। यह फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन कमाई के मामले में यह फिल्म सक्सेसफुल रही थी। इसके डायरेक्टर दादा साहेब फाल्के थे, जिन्होंने 1913 और 1918 के बीच में 23 फिल्मों का निर्माण किया था। दादा साहब फाल्के का ही देन है कि भारत में फिल्म उद्योग की शुरुआत हुई। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन अर्देशीर ईरानी ने किया था। भारतीय सिनेमा में कलर डालने का काम भी इन्होंने ही किया और इस तरह 1937 में इंडियन सिनेमा की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या रिलीज हुई। आज भी जब सिनेमा की बात होती है तो इन्हीं के फिल्मों का जिक्र जरूर किया जाता है। 1950 और 1960 में भारतीय सिनेमा के इतिहास को गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान गुरुदत्त, राज कपूर, दिलीप कुमार, मीना कुमारी मधुबाला, नरगिस जैसे महान कलाकारों ने सिनेमा को नया रूप दिया था। दादा साहब के ही नक्शे कदम पर चलते हुए कई सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया और हिंदी सिनेमा को वो मुकाम दिया जहाँ पे वे आज खुद हैं। बंगाल की राजधानी कोलकाता में टालीगंज नाम की एक जगह है जो पहले बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र हुआ करता था, जिसमें सत्यजीत रे और विमल राय जैसे दिग्गज डायरेक्टर बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से नाता रखते थे और इसी वजह से इसका नाम टॉलीवुड पड़ गया। इसी से इंस्पायर होते हुए हिंदी फिल्मों के सेंटर मुंबई के लिए बॉलीवुड शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि भारतीय सिनेमा को बॉलीवुड कहा जरूर जाता है, लेकिन यह नाम कोई आधिकारिक नहीं है। यह तो सिर्फ ज्यादा बोले जाने के बाद प्रचलित हुआ है। टॉलीवुड उस वक्त बंगाली सिनेमा शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1932 में किया था। कोलकाता के टालीगंज से इंस्पायर होकर ही बिविंडा कोलेंको ने 1976 में सबसे पहले बॉम्बे के लिए बॉलीवुड शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि फिल्म मेकर और स्कॉलर अमित खन्ना का भी दावा रहा है कि बॉलीवुड शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले उन्होंने किया था। 1930 से लेकर अब तक इंडियन सिनेमा बहुत बदल गया है। अब अलग अलग भाषा के सिनेमा को अलग अलग नाम मिल चुका है। अब फिल्में 100 करोड़ रुपए से भी अधिक कमाई करती हैं। वहीं अब हर भाषा सिनेमा के पास अपने अपने सुपरस्टार भी हैं। अब यह समझते हैं कि एक मूवी बनाने में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए, एक मूवी बनाने की शुरुआत होती है प्रोड्यूसर से, या फिर कहें कि एक मूवी की लीड प्रोड्यूसर ही करता है। प्रोड्यूसर मूवी बनाकर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा हॉल तक पहुंचाता है और सिनेमा हॉल में हम लोग जाकर मूवी देखते हैं। अब हम इस चेन के बारे में अच्छे से बात करते हैं कि प्रोड्यूसर कौन होता है, कैसे पैसे कमाता है और डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं और एक मूवी सिनेमा हॉल में पैसे कैसे कमाती है। बॉलीवुड बिजनेस मॉडल के 3 पिलर होते हैं: प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा हॉल। सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर की। यह प्रोड्यूसर ही वह व्यक्ति होता है जिसका नाम हम सभी बहुत कम जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मूवी बनाने का रोल इसी का होता है। Action. Okay, let's reset and go again. एक मूवी बनाने के पीछे जो पैसा लगता है वो प्रोड्यूसर ही लगाता है। प्रोड्यूसर का काम होता है मूवी के बारे में शुरू से सोचना। जब कोई मूवी बनती है तो वो 4 स्टेज में बनती है और ये चारों स्टेज इसी प्रोड्यूसर के जिम्मे होते हैं। जब कोई मूवी बनाई जाती है तो उसमें सबसे पहले काम होता है डेवलपमेंट का। इस टाइम पर एक टीम बनाकर मीटिंग की जाती है कि किस तरह की मूवी बनाई जाएगी, हीरो हीरोइन कौन होंगे, सिंगर कौन होगा, कितने गाने होंगे, स्क्रिप्ट कौन लिखेगा। इन सभी चीज़ों के डिस्कशन के बाद हीरो फाइनल होता है, हीरोइन फाइनल होती है, राइटर फाइनल होता है और सिंगर फाइनल होता है। इसी टाइम पे लोकेशन भी चुना जाता है और सभी को उनके डेट शीट और लोकेशन दे दी जाती है। ये सारी चीज़ें फर्स्ट स्टेज में फाइनल हो जाते हैं। अब यहाँ से एक मूवी की शुरुआत होती है। अब आता है स्टेज 2, प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन का मतलब है कि हीरो और हीरोइन के डेट शीट मिलने के बाद उनके कॉस्ट्यूम कौन तैयार करेगा, उनके कॉस्ट्यूम समय से पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लोकेशन फाइनल हो गई तो क्या वहां पर लोकेशन रेडी है, जहां पर भी सेट की जरूरत पड़ती है वो सेट बना कि नहीं बना, जहां पर जूनियर आर्टिस्ट लेने हैं उनका काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कोरियोग्राफर आया कि नहीं आया। यह सारी चीजें प्री प्रोडक्शन के अंदर आती हैं। अब आता है स्टेज 3, प्रोडक्शन, जहां पर एक एक्चुअल शूटिंग स्टार्ट कर दी जाती है। शेड्यूल होता है और स्क्रिप्ट धीरे धीरे शूट किया जाता है। उसी शूटिंग के दौरान जितने भी खर्च होते हैं, खाने का, आर्टिस्ट का, लोकेशन का, आने जाने का, यह सारा पैसा प्रोड्यूसर ही लगा रहा होता है।
लास्ट में जब धीरे धीरे शूटिंग खत्म हो जाती है, पूरी तरह से पैकअप हो जाता है, तो उसके बाद लास्ट स्टेज आता है पोस्ट प्रोडक्शन का, जहाँ पर मूवी की डबिंग होती है, विजुअल इफेक्ट दिए जाते हैं, एडिटिंग की जाती है, शॉर्ट्स काटे जाते हैं और गाने फिल्माए जाते हैं। यह सारी चीजें फोर्थ स्टेज यानी पोस्ट प्रोडक्शन में आती हैं। अभी तक क्या था, मूवी की प्लानिंग हुई, प्री प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, पोस्ट प्रोडक्शन हुआ। अब एक मूवी बनकर तैयार हो गई है सिनेमा हॉल के लिए। अभी तक जितने भी पैसे लगे हैं इस मूवी में, वो कौन लगा रहा है? प्रोड्यूसर। अब मूवी तो बन गई, लेकिन अब इस मूवी से पैसे कैसे कमाएं? मूवी को रिलीज भी तो करना है। यहाँ पर प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन होता है कि वो खुद ही सिनेमा घर जाए, बात करे और अपनी मूवी को रिलीज कराए। लेकिन अगर प्रोड्यूसर यहाँ पर ऐसा करने लगे तो यह प्रक्रिया काफी लंबा हो जाएगा और इसका असर उसकी मूवी पर भी निगेटिव पड़ेगा। लेकिन प्रोड्यूसर ऐसा नहीं करते हैं। तो पूरे नेशनल लेवल पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिनको यह मूवी बेचता है और वह डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा हॉल में मूवी लगाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अगर 50 करोड़ में कोई मूवी बनाई तो यह 100 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर मूवी देखता है कि हाँ ठीक है, हीरो ठीक है, हीरोइन ठीक है, कहानी अच्छी है, डायरेक्टर का नाम अच्छा है, यह मूवी निकाल लेगी। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, 50 करोड़ की मूवी 100 करोड़ में खरीदी। अब आगे का काम डिस्ट्रीब्यूटर का। अब प्रोड्यूसर हो गया यहाँ पर फ्री। तो प्रोड्यूसर की कमाई का मुख्य जरिया क्या आया? डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी को बेचना, और उसके अलावा भी अदर सोर्स उसके पास और हैं जिसके जरिए ये और पैसे कमा सकता है। दूसरे सोर्स में क्या है, इसने जो राइट्स बेचे वो सिर्फ इंडियन मार्केट के बेचे। यहाँ पर इसके पास सेकंड सोर्स है कि यह इंडिया के बाहर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचकर वहां से ही पैसे कमा सकता है। तीसरा सोर्स होता है कि मूवी रिलीज हो गई, अब इसके 2-3 महीने बाद टीवी पर रिलीज होगी तो इसके सैटेलाइट राइट को भी बेचता है। चौथा सोर्स होता है कि 2-3 महीने बाद OTT प्लेटफॉर्म पे भी यह मूवी आ जाए तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम को भी बेचकर पैसे कमाता है। पांचवा सोर्स होता है म्यूजिक राइट्स बेचना, जैसे स्पॉटिफाई, सावन, जियो, इन सबको भी म्यूजिक राइट्स बेचकर वहां से ही पैसे कमा लेता है। तो कुल मिलाकर एक डिस्ट्रीब्यूटर मूवी बेचने के बाद भी उसके पास 4-5 रास्ते होते हैं जिसके जरिए वो और भी पैसे कमाता है और अपनी मूवी के कॉस्ट को रिकवर करता है। तो यहाँ पर सबको मिलाकर देखा जाए तो प्रोड्यूसर ने जो पैसे लगाए थे मूवी बनाने के लिए, उसने उस पैसे को रिकवर भी कर लिया और मूवी अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है। तो कभी कभी लगता है कि यह मूवी लॉस में चली गई है, लेकिन लॉस में डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, प्रोड्यूसर तो पहले ही पैसा कमा चुका होता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। मान लो आप और मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैंने एक मूवी 100 करोड़ में खरीद ली। अब इस मूवी को मुझे पूरे इंडिया में रिलीज करना है तो मैं बात करूंगा PVR से, आइनॉक्स से, छोटे चैनलों से, लोकल मल्टीप्लेक्स से कि मुझे मूवी लगवानी है। जब इनका टोटल अनुपात निकलता है तो मुझे पता चला कि ये मूवी 1000 थिएटर में रिलीज करना है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर पर डिपेंड करता है कि वह एक सिनेमा घर से कितने पैसे चार्ज करेगा एक मूवी रिलीज कराने के लिए। मान लो अगर एक सिनेमा घर से उसने 20 लाख रुपए चार्ज किया तो मान लो 20 लाख इंटू 1000 थिएटर इक्वल टू 200 करोड़। 100 करोड़ की मूवी खरीदी थी, 1000 सिनेमा घर को 20-20 लाख में दे दी, 100 करोड़ का फायदा हो गया। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर के बल्ले बल्ले हो गए और इस तरीके से उसने पैसे कमा लिए। अब बात करते हैं कि सिनेमा हॉल जहां हम मूवी देखते हैं वो पैसे कैसे कमाते हैं। तो सिनेमा हॉल ने 20 लाख रुपए में मूवी खरीदी, अब जितने उसके टिकट बिकेंगे, जितनी उसकी रेवेन्यू होगी, उसके हिसाब से पैसे कमाएगा। मान लो वो मूवी ईद के दिन रिलीज हो गई सलमान खान की, तो 20 लाख भी कमा सकता है, 50 लाख भी कमा सकता है, 60 लाख भी कमा सकता है और 1 करोड़ भी कमा सकता है, कुछ भी कमा सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 20 लाख की मूवी खरीदी और मूवी देखने सिर्फ कुछ ही लोग आए, जिससे वो बस सिर्फ 10-12 लाख ही कमा पाया, तो कभी कभी सिनेमा हॉल 6-7 लाख रुपए का नुकसान में भी चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो रुकता नहीं है, इस नुकसान को कवर करने के लिए 50 का पॉपकॉर्न 200 में बेचता है। और यही जो असली कमाई है सिनेमा हॉल की। यहाँ सिनेमा हॉल में जो लोग मूवी देखने के लिए आएंगे वो थोड़ा मूवी से रिकवर करेंगे, थोड़े बहुत पॉपकॉर्न से करेंगे, थोड़े बहुत चिप्स से करेंगे, कुल मिलाकर अपने पूरे कैंटीन से काफी हद तक रिकवर कर लेता है। तो ज्यादातर फिल्में इसलिए बनती हैं कि प्रोड्यूसर को पता होता है कि मैं तो मूवी से पैसे कमा लूंगा, रिलीज हो या फ्लॉप हो या हिट हो, मैं तो पैसे कमा लूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर को पता होता है कि लोग आए ना आए, मैं भी पैसे कमा लूंगा। और सिनेमा हॉल को भी पता होता है कि अगर कम लोग मूवी देखने आते हैं तो मैं पॉपकॉर्न और चिप्स से पैसे कमा लूंगा। तो यहाँ पर सब पैसे कमा रहे हैं, तो इसलिए हर साल इंडिया में इतनी सारी मूवियां बनती हैं। अब बात करते हैं मूवी में बॉक्स ऑफिस पर हिट होने का फायदा किसको मिलता है। तो यहाँ पर फायदा मिलता है हीरो के ब्रांड इमेज का। उसको ज्यादा मूवी मिलेगी, उसकी अगली मूवी ज्यादा पैसे में डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी और ज्यादा टिकट सिनेमा वाले रख पाएंगे। कोई भी मूवी अगर फ्लॉप होती है तो उसका नुकसान हीरो को होता है, क्योंकि लोग उसकी अगली मूवी बहुत कम देखने आएंगे। तो यह बात बड़े बड़े एक्टर शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार यह समझ चुके हैं कि मूवी में हमारा जो फायदा और नुकसान है वो हम एक्टर का ही है। इसलिए मूवी बनने से पहले ही 50 करोड़ 60 करोड़ की डील करते हैं। और यहीं तक नहीं, यह लोग एक स्टेप और भी आगे निकल गए हैं। इन्होंने कहा कि हमें फीस ही नहीं बल्कि प्रॉफिट में भी हिस्सा लेना है। तो आप देखेंगे तो पहले प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला, यूटीवी मोशन पिक्चर, इरोज इंटरनेशनल यही थे। लेकिन आजकल के नए प्रोड्यूसर सलमान खान की सलमान खान प्रोडक्शन, शाहरुख खान की रेड चिली एंटरटेनमेंट, आमिर खान की आमिर खान प्रोडक्शन, अजय देवगन की देवगन फिल्म्स, इन सभी लोगों ने अपना अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिया है। तो ये लोग मूवी बनाते भी हैं, बेचते भी हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही रहते हैं।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह लोग मूवी बना भी रहे हैं, एक्टिंग भी खुद कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद कर रहे हैं, तो पूरे प्रॉफिट पर भी यही लोग हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि शाहरुख खान और सलमान खान की साल में सिर्फ 1 से 2 मूवी आती है और वही छोटे छोटे हीरोज के 6 से 7 मूवी आती है। फिर भी नेटवर्क सबसे ज्यादा उनकी होती है क्योंकि इनका कंट्रोल इस पूरे सप्लाई चेन पर होता है। तो दोस्तों यह था पूरा बॉलीवुड का बिजनेस कलेक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।